नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अब एक खबर आ रही है जो तमाम सारी मीडिया की सुर्खियां हैं और वो ये है कि एक सर्वे एजेंसी है CSDS जो लोक नीति के साथ मिलकर ये पूरे देश में चुनाव के बाद उसने सर्वे किया है। उसका जो उत्तर प्रदेश का सर्वे है वो बहुत बेहद चौंकाने वाला है। वो ये है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जनता से पूछा, लोगों से पूछा, आम मतदाता से पूछा कि प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन है। तो जो रिजल्ट आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। वहाँ 36% लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद राहुल गांधी है और 32% लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद नरेंद्र मोदी है। यानी कि उत्तर प्रदेश जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश जीता उसने दिल्ली की सत्ता जीती। ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता सत्ता तक का रास्ता बनता है। हमने देखा था कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता में आना चाहते थे तो उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को ही चुना था और उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनारस का चयन किया था। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा सूबा है, जो कई देश उससे छोटे हैं जैसा लोग कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये जो मिजाज है, ये मिजाज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता कम हुई है, क्या वाकई राहुल गांधी की स्वीकार्यता इतनी हो गई है कि लोग PM के रूप में देखने लगे हैं। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश में, जन्मे उत्तर प्रदेश में लंबा समय बिताने वाले, उत्तर प्रदेश को अपने जीवन में जीने वाले पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास और उनसे समझते हैं कि वास्तव में ये जो सर्वे आया है ये टेबल पे बना है, क्योंकि आजकल सर्वे पे भी विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि क्या उत्तर प्रदेश में वाकई इस तरह का कोई माहौल है, क्योंकि वे लगातार अपने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मित्रों के संपर्क में रहते हैं, वहाँ के पत्रकारों के संपर्क में रहते हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़े चौंकाने वाली बातें हैं क्योंकि अब देखिए सर्वे एजेंसियों की विश्वसनीयता तो खत्म हो गई है। ये जो अभी सर्वे जिस तरह के आए थे और जिस तरह का एग्जिट पोल आया था उसके बाद, लेकिन ये जो सर्वे आया है इस सर्वे को लेकर बड़ी चर्चा है और जो मुख्य धारा का मीडिया है, जिसको हम मेन स्ट्रीम का मीडिया बोलते हैं, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखना पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, सुनना भी पसंद नहीं करता है, उन मीडिया में भी ये सर्वे दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री पद के लिए यूपी में दूसरी पसंद बन गए, नंबर 1 पे राहुल आए हैं। आपके पास क्या सूचना है, क्या ये इसमें कुछ सच्चाई है या ये टेबल पे बैठ के ये सर्वे बनाया गया है? नहीं रविंद्र जी, ऐसा नहीं है। जिस संस्था ने ये सर्वे किया है, और ये देखिए एग्जिट पोल अलग है, एग्जिट पोल के बाद सरकार बननी थी, अब ये सरकार बनने के बाद का सर्वे है। और ये ऐसा सर्वे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 32% और 36%, कोई भी अभी हिमाकत नरेंद्र मोदी को नीचे करने की नहीं अपने स्तर पे नहीं कर सकता। तो ये टेबल सर्वे नहीं, और जो CSDS और लोकनीति इनकी प्रतिष्ठा है। लेकिन जो असल बात है, जो आपने सवाल उठाया, आप देखिए समग्र उत्तर प्रदेश, जो आपने कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं देश को, और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सांसद भी देता है। यहाँ जो हुआ है, पहली बार 10 साल बाद जब नरेंद्र मोदी 400 पार की घोड़ी पे उड़ रहे थे, उछाल रहे थे, तब उत्तर प्रदेश ने उन्हें 240 पे उतार दिया लाके। सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से ही ये हार हुई है, अन्यथा नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते, बैसाखियों पर नहीं टिके होते। उत्तर प्रदेश के भीतर जो कुछ हुआ है, हम एक बार को ये तथ्य हटा देते हैं कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव, लेकिन वास्तविकता यह है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह की दादागिरी की है, उत्तर प्रदेश के लोग तो कहते हैं गुंडागिरी की है, वो जो है उसका परिणाम यह है कि लोग नाराज हुए हैं और इसी वजह से ये लोग हारे हैं। दरअसल क्या है, मनमानी है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले आप बनारस को ले लीजिए, उन्होंने कहा बनारस में मुझे गंगा ने बुलाया है। उसके बाद वहाँ पर जो है काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, हजारों मंदिर तोड़े गए। मनमानी, लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनकी ना बात सुनी गई, ना उनके बारे में ये सोचा गया कि ये पुराने जो पीढ़ियों दर पीढ़ी लेके भगवान के मंदिर बैठे थे, सब तोड़ दिए। अब वहाँ पर पूरा जो है, और उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा इस बात से परेशान हैं कि गुजरातियों का हस्तक्षेप हर जगह बढ़ गया है। जो अयोध्या जहाँ हारे हैं और हारने के बाद पूरे अंधभक्त जो हैं वो अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं, लेकिन अयोध्या की कभी आप बात सुनिए, वहाँ क्या हुआ है? पूरा अयोध्या वीरान कर दिया है, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। और ज़मीनें खरीद ली किसने?
भाई जो स्थानीय लोग थे उनसे कम पैसे में जमीन लेके और सरकार को गुजरातियों ने बड़े दाम पे दे दिया, वो एक्वायर कर ली गई। तो ये जो खेल हुआ है अयोध्या का बच्चा बच्चा जानता है, उसका प्रमाण है कि अयोध्या में बीजेपी हारी। और तीसरी चीज जो है, नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को पहले दिन से बेइज्जत करने का काम शुरू किया हुआ था। अब आप देखिए 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो केशव मौर्य चुनाव हार गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मनमानी करते हुए उनको जो है उप मुख्यमंत्री बनवाया और फिर विधान परिषद के जरिए। ऐसे ही एक जमाने में मायावती के बहुत करीबी रहे ब्रजेश पाठक भी ब्राह्मणों के नाम पर जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। योगी आदित्यनाथ को काम करना मुश्किल हो गया क्योंकि इन्होंने एक अरविंद कुमार शर्मा, AK शर्मा जो IAS थे, जो इनके साथ थे गुजरात में, उनको भेजा था। बहुत पहले ये था कि वो उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, फिर ये हुआ कि उनको डिप्टी CM बना देंगे, फिर योगी की के ऊपर इनकी जब दाल नहीं गली तो पहले उनको बनारस का इंचार्ज बनाया, उसके बाद अब वो योगी की कैबिनेट में है। तो कभी भी, और योगी की कैबिनेट में रहते हुए AK शर्मा ने, चाहे बिजली विभाग उनके पास है और नगरीय निकाय, इन दोनों विभागों में जो किया है उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। जो घोषणा पत्र चुनाव के घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, 24 में आके 22 की घोषणा 24 में, वो भी तब जब ये लोकसभा चुनाव आ गया। अरुण जी, बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि लंबे समय से, बल्कि 8-9 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन, जो सहयोगी संगठन है, वो राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे। लगातार उनका इतना उपहास उड़ाया गया। मैं तो राहुल गांधी की धैर्य को देखता हूं, उनके संयम को देखता हूं तो आश्चर्य होता है कि उसके बाद भी वो मुस्कुराते रहते हैं और खुद बोलते हैं कि लोग मुझे पप्पू बोल रहे हैं। तो ये जो सर्वे बता रहा है, क्या आप एक शब्द में बोलेंगे कि पप्पू पास हो गया? देखिए, पप्पू तो पास तभी हो गया था जब उसने धैर्य से सुन लिया। एक बात सोचिए, लाखों लोग, पहले उसमें वो बयान नरेंद्र मोदी का था जिसको लेकर के इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, उसको एडिट करके चलाया और पप्पू किया। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और IT सेल थी, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन 5 साल बाद जब नरेंद्र मोदी के उससे ज्यादा बड़े पप्पू बने नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो उन्होंने कहा ठीक उल्टा हुआ। लगातार झूठ के, जब जैसे ही ये कुछ कहते थे राहुल पर, तो राहुल की टीम वो सारे वीडियो निकाल देती थी। अब आप देखिए पिछले कुछ महीनों से कहीं राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि पप्पू साबित हो गए नरेंद्र मोदी। हर चीज झूठ, जो वो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं और सब उल्टा हो रहा है। जो मैं बात कह रहा था वो ये है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो योगी को परेशान करने के लिए, अब ओम प्रकाश राजभर सीधे गाली देते थे, उनको वापस ले आए आप, ऐसे समझौते। मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी नहीं, तो जो वहां पुराने लोग हैं भाजपा के, उनको किनारे करके और फिर आपने जो मर्जी आपकी, उसका खामियाजा ये है कि संघ घर बैठ गया और भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता थे वो घर बैठ गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी नहीं चलनी है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि जब लोकसभा चुनाव हुए, ये तो भला हो मायावती का जिन्होंने मदद कर दी 16-17 सीटें, और कुछ कलेक्टरों का जिन्होंने 10-5 सीटों पे 2-4 हजार के अंतर को उल्टा कर दिया। अन्यथा बीजेपी को 5 सीट नहीं आती उत्तर प्रदेश में। और खुद हम नहीं कह रहे हैं, बनारस के लोग कह रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारते। आप सोचिए, जिन्होंने कहा ना अमेठी में मजाक उड़ाया था किशोरीलाल शर्मा का, तो किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को ज्यादा वोट से हराया है, नरेंद्र मोदी ने कम वोट से अजय राय को हराया। और सब अब ये साबित हो चुका है, कार्यकर्ता मान रहे हैं कि ये जीत सामान्य जीत नहीं थी। अब भाई प्रधानमंत्री हैं, सिस्टम ने जिता दिया, तो सारा खेल वही है। एक चीज मुझे याद आ रही है, जैसा लग रहा है कल की बात है, राहुल गांधी को ईडी के नोटिस भेजे गए, घंटों उनको ईडी के ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। कितना टॉर्चर, मतलब उनको और उनकी मदर दोनों को ही टॉर्चर किया गया एक तरह से। यदि सरकार के खिलाफ उनके पास यदि तथ्य थे तो वो दोनों ने बाहर क्यों हैं? इसका मतलब हम मानते हैं कि पर्याप्त तथ्य नहीं है इसलिए वे बाहर हैं। तो आज एकदम से बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। अब राहुल गांधी की जो स्पीच है, जो भाषण है, अब उस पर उनका दर्द छलकने लगा है। वो अब बोलने लगे हैं कि मुझे किस
तरह ईडी में बुलाया, किस तरह के सवाल किए गए, किस तरह से ये जो पॉलिटिकल दबाव उनके ईडी और सबके ऊपर था, तो ऐसे राहुल गांधी जिनके बारे में कल तक ये खबर थी कि वो जेल जाएंगे, वो तो जमानत पर है, उनकी मेंबरशिप समाप्त की गई, उनका बंगला छीना गया, सब कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन अब जो बाजी पलट रही है, इसे किस रूप में देख रहे हो आप कि एक व्यक्ति जिसे खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो फिर से ऐसा लगता है जो एक शिवराज जी कहते हैं ना कि मैं पक्षी की तरह हूँ, फिनिक्स पक्षी की तरह हूँ कि राख से पैदा हो जाता हूँ। तो ऐसा लगता है कि असली फिनिक्स पक्षी तो वो है राहुल गांधी, जो वाकई जिसे राख बनाने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी और वो फिर से पैदा हो गए, फिर से वहाँ से मतलब निकले हैं वो। रविंद्र जी, एक चीज समझिए, हमारे देश में राजनीतिक मतभेद होते थे, आमने सामने लोग रहते थे, लेकिन राजनीतिक दुश्मनी नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में दुश्मनी और नीचता की पराकाष्ठा है। मतलब आप सोनिया गांधी के लिए उन्होंने जर्सी गाय का शब्द का इस्तेमाल किया, क्या नहीं कहा है पिछले सालों में। कांग्रेस को लगातार, देखिए निजी तौर पर कोई आधार नहीं था, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई और उसके 2 दिन के अंदर उनका घर खाली, सारी चीजें हो गई। जबकि कोई भी ऐसा, अभी भी बहुत सारे उदाहरण हैं, इतनी जल्दबाजी किसी ने नहीं दिखाई। और फिर व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह की भाषा नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहे थे, ये साबित करता है कि वो स्वस्थ राजनीति के लायक नहीं हैं। उनकी मानसिकता, अब कांग्रेस के खाते बंद कर लिए, कांग्रेस का जो है वो हेराल्ड केस में लेके सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए, राहुल गांधी को घंटों में उठाया, सोनिया गांधी को बुलाया। तो ये जो जाहिर करता है इतनी सदासहता, एक वृद्ध महिला, उसको आप सार्वजनिक रूप से मंच से उसके प्रति अपशब्द का इस्तेमाल करते रहे, और उसके बाद राहुल गांधी के लिए तो इस देश की जो जनता है वो सब बर्दाश्त करती है, पर किसी ऊंचे पद पे बैठे व्यक्ति से ओछापन बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा अरुण जी, ये बताइए, ये सारी बातें जो आप बोल रहे हैं, यही बातें लगभग आप घुमा फिरा के RSS भी बोलने लगा है। संघ को सारी चीजें समझ में आ रही हैं, पर नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, अमित शाह को समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? कि या ये समझ में आ रही है, ये समझना नहीं चाहते हैं, समझ सब कुछ रहे हैं, ये बोलना नहीं चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है कि क्या इन इतनी बड़ी घटनाओं के बाद, इतने बुरे परिणामों के बाद, इतने सर्वे के बाद, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो तीसरे टर्म में, उनके व्यवहार में आपको परिवर्तन नजर आएगा? क्या वो बदलेंगे? क्या वो एक पुरानी जो राजनीतिक विरासत रही है भारत की, उस विरासत को अपनाएंगे? आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, मुझे बहुत उम्मीद नहीं है नरेंद्र मोदी से। और जहाँ तक जो आपने कहा संघ की बात है, तो नरेंद्र मोदी ने खुद को खुदा से ऊपर माना। वो खुद अभी चुनाव में उन्होंने खुद ही कहा कि वो तो बायोलॉजिकल नहीं है, भगवान ने भेजा है। और उस भावना के चलते जब वो अविनाशी बन गए खुद को, तो उन्होंने संघ में सबसे पहले लात मारी तो नरेंद्र मोदी ने मारी है। मैं कहता हूँ लात मारी। क्यों? बीच चुनाव में JP नड्डा ने एक बयान दिया कि हम तो बहुत सक्षम हैं, संघ की अब हमें जरूरत नहीं, अटल जी के समय पार्टी कमजोर थी तब संघ था। तो ये लात मारना है। और किस संघ के बारे में ऐसे शब्द अपने बिना किसी प्रोवोकेशन के अपने आप इंटरव्यू दिया था, तो किसके कहने पे दिया? नड्डा ने, मोदी के कहने पे दिया। मोदी लगातार, मोदी मुख्यमंत्री बने थे तब से संघ को उन्होंने गुजरात में किनारे लगाया, और यहाँ भी आके जो वो कर रहे थे, संघ के लोग लोकसभा चुनाव में पूरे देश में घर बैठे रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये सब साबित हो चुका, रिकॉर्ड पर है। और उसका परिणाम यह है, अगर मायावती नहीं होती तो नरेंद्र मोदी को 200 सीट मिलना मुश्किल होता। चलिए, अब आप उत्तर प्रदेश से संघ तक आ ही गए हैं, तो दो सवाल संघ को लेके मेरे मन में चल रहे हैं। क्या कारण है कि जब मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, झारखंड के CM को जेल भेज दिया, दिल्ली के CM को जेल भेज दिया, तमाम सारे ऐसी चीज़ें हुई जो लोकतांत्रिक नहीं थी, लेकिन संघ चुप रहा। संघ कब बोला? जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार एकदम से बहुत, मतलब हालत इतनी बुरी हो गई महाराष्ट्र में, और उन्होंने महाराष्ट्र का उल्लेख भी किया है, जो उनका जो लेख छपा है ऑर्गेनाइजर में, कि जरूरत क्या थी ये सब करने की। तो महाराष्ट्र जब हाथ से निकलता देखा, तब संघ क्यों जगा? और बाकी सब जगह जब हालात खराब थे तब तक उससे चुप्पी क्यों उड़ी थी? नहीं, संघ तब जगा जब उसमें नरेंद्र मोदी ने लात मारी और नड्डा ने बयान दिया। उसके बाद बयान आए हैं सारे। जब नड्डा का बयान आया इंडियन एक्सप्रेस में पड़ा, उसके बाद संघ ने थोड़े दिन वेट किया, उसके बाद पहली बार संघ बोला है। और वो सारी चीजें जिनको लेकर के, देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया, पहले उन्होंने बीजेपी पूरी खत्म की, जो जमा जमाया संगठन था उसको खत्म करके अपनी जेब में डाला उसको। तो कहते थे
आप चुनाव प्रचार के दौरान देखिए, मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, ना बीजेपी थी ना कोई और चीज थी। तो वो जो घमंड मोदी का था, वो जब ये आ गया कि भाई हम तो संघ से बड़े हो गए, वो संघ ने तोड़ा है भारत की जनता के साथ मिलकर, क्योंकि जनता जो है उसके बीच में संघ के लोग बड़े प्रभावी हैं और उन्होंने बड़ी करामातें की हैं। तो इस बार नरेंद्र मोदी को पहले तो उन्होंने जनता के जरिए ये बता दिया, ये देखो आप 400 पार जा रहे थे, 240, और इसमें से भी और 10 सीटें वैसी हैं जो 5000 से नीचे हैं, मतलब 200 पे हैं ये। अगर मायावती घर बैठ जाती तो 5 सीट आती। तो वो जो चीज की संघ को, जो बीच में कहा, और संघ ने बहुत सोच समझ के आईना दिखा दिया। जो भागवत जी ने पहले कहा था, भागवत जी ने सवाल मणिपुर का उठाया, साल भर हो गया है, अपने ही देश का, पहली बार, हालांकि उन्होंने भी बहुत देर कर दी बात करने में। एक और संघ के बड़े नेता जो मुस्लिम फ्रंट चलाते, उन्होंने भी कहा कि घमंडियों का, इंद्रजीत हाँ इंद्रेश कुमार जी, उन्होंने भी कहा, इंद्रेश कुमार जी, उनका भी बयान आया है कि घमंडियों का सर जो है अभिमान नीचा कर दिया, राम नहीं। तो ये जो चीजें हैं, दरअसल क्या नरेंद्र मोदी की जो सबसे वो बुरी आदत है, और उनका सबसे पहले उनकी इस आदत का संरक्षण किया था लालकृष्ण आडवाणी ने, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गुजरात में जो दंगे हुए और जिस तरह का व्यवहार किया था, तब अटल जी उन्हें हटाना चाहते थे, लेकिन आडवाणी ने बचा लिया। आज आडवाणी ने भुगता सब, नरेंद्र मोदी को ना सुनने की और अपने बीच में, क्योंकि वो तानाशाह के भी बाप हैं। अरुण जी, आपको पता है कि आने वाले दिनों में 3 बड़े राज्यों के चुनाव हैं, झारखंड में चुनाव है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है। तो आपको लगता है कि बीजेपी संभल जाएगी इस झटके के बाद और इन तीनों राज्यों में गंभीरता से काम करेगी? एक, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है, संघ की भूमिका अब क्या है? संघ घोड़ा बदलेगा? आपने कई बार मुझसे ये बात कही कि अब संघ घोड़ा बदलेगा चाहे कुछ हो जाए। आपको लगता है कि घोड़ा बदला जाएगा, और इन 3 विधानसभा चुनाव से पहले बदला जाएगा या बाद में बदला जाएगा? ये दोनों चीजें मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अंतिम मेरा एक सवाल है इस विषय में। देखिए, तीनों राज्य जो हैं, तीनों राज्यों में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। हरियाणा से शुरू करते हैं। हरियाणा में 10 सांसद थे, इस बार 5 रह गए हैं, और वो भी कांग्रेसी जीते हैं, भाजपा ही नहीं है जो भाजपा के टिकट पे जीते हैं, चाहे राव इंद्रजीत हो चाहे नवीन जिंदल हो। तो ये चीज समझिए आप कि वहां जमीन में ये कुछ भी कर लें। अब हरियाणा तो इनके हाथ से निकला, संघ की मदद से आया था, वो जा रहा है। महाराष्ट्र में इन्होंने जो गंदगी फैलाई कि पहले शिवसेना तोड़ दी, मतलब ये इतनी नैतिकता नहीं रखी कि इस बाला साहब ठाकरे के बेटे पर कि उनके उस पर सवाल उठा दिया, डीएनए पर, उसको उनके ही किसी उससे तोड़वा के उसको मुख्यमंत्री बना के। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि आप रातों रात उसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं, फिर शरद पवार के। और सबसे बड़ी बात है, जिससे मोदी का जो असली चेहरा उजागर हुआ, कि वो लगातार कहते थे कि अजीत पवार पर एक 70,000 करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ और 24,000 करोड़, 94,000 करोड़, और दोनों माफ हो गए, दोनों में क्लीन चिट मिल गई। सीबीआई ने 24,000 करोड़ वाले में दे दी अभी, और 70,000 पहले में जो इरिगेशन का था वो भी हो गई। नरेंद्र मोदी किस मुंह से, अब कायदे से तो ये कहा जाए अच्छा नहीं लगता, देश के प्रधानमंत्री हैं, पद पे बैठे हैं, व्यक्ति के तौर पर वो इस लायक नहीं है कि उनका सम्मान किया जाए, लेकिन पद की गरिमा है इसलिए ना। अन्यथा कैसे शब्द का इस्तेमाल किया आपने, एक तरफ और दूसरी तरफ मंच पे कंधे ठोक रहे थे। तो अब हेमंत सोरेन का क्या हाल है, किस वजह से 8.5 एकड़ आपने एजेंसियां लगा दी, क्योंकि आप उस राज्य पे कब्जा करना चाहते थे। ठीक वही दिल्ली में है, 100 करोड़ रुपए की ट्रेल का पता नहीं है, कहीं साबित नहीं, लेकिन आपने अरेस्ट करा लिया। और वो व्यापम घोटाला, वो नर्सिंग घोटाला, वो माइनिंग घोटाला, इन सबके सरताज को आपने अपनी कैबिनेट में ले लिया। तो क्योंकि सीबीआई आपकी थी, उसने प्रूव नहीं होने दिया। वही सीबीआई जांच करती है व्यापम घोटाले की। अब तो पता लग गया ना कि नर्सिंग घोटाले में घूस खा के सीबीआई के अफसरों ने ये किया है। तो ये जो है अब जनता सब समझ गई है, क्योंकि सफरर मतलब भुगतती तो जनता ही है। अगर नर्सिंग घोटाले में नर्सिंग के, एक मैं संघ की भूमिका समझना चाहता हूं, इन 3 राज्यों में संघ क्या काम करेगा या तटस्थ रहेगा? देखिए, संघ के इशारे पर अगर ये नहीं चलेंगे, अब चीजें संघ तय करेगा वहां। अगर नरेंद्र मोदी तय करेंगे तो फिर मान लीजिए कि तीनों राज्यों से सुपड़ा साफ होगा। अन्यथा संघ के हिसाब से चलेंगे, चेहरे बदलेंगे, संघ का दबाव रहेगा। ये नहीं होगा मनमानी, जिसको चाहे उसे टिकट दे दिया, जैसे किसी को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। वरिष्ठता देखनी पड़ेगी, पार्टी का जो सिस्टम है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अन्यथा अभी तो 240 आप कितने खरीद लोगे? कल को नायडू और ये भी चले जाएंगे। अगर कल संघ तय कर ले तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चल पाएगी, फिर मध्यावधि चुनाव होंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आज हमने बड़ी बड़ी गंभीर विषय पे चर्चा की है कि उत्तर प्रदेश के सर्वे में ये आया है कि प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी दूसरी पसंद है। 36% लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। और कल तक जिस राहुल गांधी को आप पप्पू बोलते थे, जो बोला करते थे कि उनमें अकल नहीं है, उनको जबरदस्ती राजनीति में लॉन्च किया जा रहा है और आज वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद बन गए हैं। ये निश्चित तौर पर एक बड़ी सूचना है और जिस एजेंसी ने सर्वे किया है उसकी अपनी विश्वसनीयता है। तमाम सारे मीडिया इस खबर को चला भी रहे हैं। आज हमने डिस्कशन करने की कोशिश की है और संघ और बीजेपी के बीच में जो खाई है उसे भी हमने समझने की कोशिश की है। लेकिन एक बड़ी बात यही है कि क्या वाकई इस सर्वे के बाद हम कह सकते हैं कि पप्पू पास हो गए, राहुल गांधी अब कम से कम राजनीति में स्थापित हो गए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।